अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। मैं हूं आपकी मेज़बान सीमल हाशमी। नाज़रीन, सियासी जोड़ तोड़ के लिए अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है और मुझे ये लगता है कि ये अगले कई रोज़ तक जारी और सारी रहेगा, जब तक कुछ फाइनल नहीं हो जाता, जब तक कुछ अनाउंसमेंट नहीं हो जाती। पंजाब की हद तक भी अगर बात करें तो बहुत से अरकान जो हैं वो मुलाकातें कर रही हैं नून लीग की क़यादत के साथ। तो और अभी कुछ देर पहले जो है वो एक अहम मुलाकात भी हुई है जिसमें सदर IPP अब्दुल अलीम खान और ओन चौधरी की मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ से। इसके अलावा 7 आज़ाद अरकान हैं जिन्होंने नून लीग की क़यादत से मुलाकात की है और अब जो है वो नंबर काउंट थोड़ा सा अनबैलेंस हो रहा है और ऑब्वियसली नून लीग की नंबर गेम जो है वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है और उनको अब मिल गई है वो अक्सरियत जिससे वो हुकूमत बना सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट की फॉर्मेशन क्या होगी, अहम डिसीजंस कौन लेगा, किस तरह से इन तमाम मामलात को देखा जाएगा, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि अगर तो किसी जमात को 2/3 मेजॉरिटी मिल जाए तो वो डिलीवर भी कर सकती है और अपने तमाम डिसीजंस में इंडिपेंडेंट भी होती है। लेकिन जब फिर मखलूत हुकूमत बनती है तो वही बात है, कुछ मानना पड़ती है, कुछ मनवाना पड़ती है और कुछ ले दे के सारा जो मामला है उसको हैंडल किया जाता है। कुछ पोजीशंस पर बात होती है, कुछ डिसीजंस पर बात होती है। इस तमाम सिनेरियो को हम डिस्कस करेंगे और सबसे अहम सवाल जो हम लाहौरियों के लिए, हम पंजाब वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वज़ीर आला पंजाब कौन होगा या होंगी, क्या इसका डिसीजन हो गया और ये अनाउंसमेंट कब तक सामने आ जाएगी, इस सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनकी तरफ मैं जाना चाहूँगी। हमारे साथ नवी चॉइस साहब मौजूद हैं, ग्रुप एडिटर हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क के और सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं। अस्सलाम वालेकुम नवी चॉइस साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। हमारे साथ जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, हमेशा मुख्तलिफ ओपिनियन रखते हैं लेकिन उसको बड़ा फैक्ट्स के साथ जो है वो बैक भी करते हैं और कुछ खबरें भी अंदर की हमें सुना देते हैं, तो वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। तो सबसे पहले चॉइस साहब आपकी तरफ मैं आऊँगी, ये जो हुकूमत साजी के लिए सियासी जोड़ तोड़ हो रहा है, ये इतना अनोखा और इतने अचंभे की बात क्यों लग रही है? ये तो हमेशा से होता चला आया है जब जब इस तरह का स्प्लिट डिसीजन आता है अवाम का। जी, अनोखा नहीं है ये। और एक चीज़ तो हुई है ना जो गैर मुतवक्किल थी कि PTI के हामी जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे वो भारी अक्सरियत से जीते हैं, वोट भी बहुत ज़्यादा लिए हैं उन्होंने लाहौर में भी। अब जाहिर है डेलिब्रेशंस हैं पंजाब के अंदर तो इनको अक्सरियत मिल गई है मुस्लिम लीग नवाज़ को। उसमें होता यूँ है कि कुछ चीज़ें मरबूत होती हैं, जैसे आप मामला तो वज़ीर आला पंजाब का डिस्कस कर रहे हैं लेकिन उसके साथ ही कहीं ना कहीं ऐवान सदर भी जुड़ा हुआ है, उसके साथ ही स्पीकर कौमी असम्बली भी जुड़ा हुआ है जी। उसके साथ ही चेयरमैन सेनेट भी जुड़ा हुआ है, उसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर भी जुड़ा हुआ है, उसके साथ ही बलूचिस्तान का वज़ीर आला किस जमात से होगा वो भी जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डिस्कस होती रहती हैं। उसके साथ ही फिर हम देखते हैं कि MQM वाले जब आते हैं, जाहिर है वो आए हैं, आगे चले गए हैं, कभी कहते हैं बात हुई, कभी कहते हैं बात नहीं हुई, उनके बहुत सारे मुतालबात हैं। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए फिर एक शक्ल बनती है जिसके बाद पार्टी इस पोजीशन में आती है कि अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दे। उससे पहले ज़ाहिर है बेशक पंजाब की हद तक की है, कुछ चीज़ें क्लियर हो भी जाए तो कोशिश यही होती है कि जब तक सारा फार्मूला ना तय पा जाए किन किन पार्टियों ने हुकूमत में आना है, आज़ाद कितने हैं जो इनके साथ आके शामिल हो जाएंगे, ये भी अब कल तक वाज़ेह हो जाएगा मुकम्मल तौर पे, और उसके बाद फिर वो एक शेप अप हो जाती हैं चीज़ें। तो मेरे ख्याल में अनयूजुअल तो एज सच नहीं है ये इतना, हाँ इतना ज़रूर है कि वो पब्लिक को लग रहा है क्योंकि जिस तरह का एक मैंडेट मिला है स्प्लिट, और ख़ास तौर पर जो PTI ने डंड डाला है पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज़ को, वो बहुत अहम इख्तियार कर गया है, जिससे एक गैर यकीनी की कैफियत बढ़ गई है शहरियों में कि ये मामला किस तरफ जाएगा। ये तो PTI के हामी को भी नज़र आ रहा है कि बाकी हुकूमत उनको नहीं मिलेगी, तो उससे उनकी भी डेस्परेशन है। उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो पंजाब में इतनी सीटें ले जाते जिसके नतीजे में कौमी असम्बली के अंदर कोई करारदाद लाई जाती, वैसे होती हुए बेमकसद है, अगर स्टेट कैद रखना चाहे तो सारा कई तरीके हैं, लेकिन एक प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है, तो अब के तक तो वो महदूद है। तो ये सारा फार्मूला जो है वो उसी तनाजुर में है कि एक एक जगह का बंदा जब तय हो जाएगा, आप याद रखिएगा जब एक जगह पे ऐलान होगा ना कि ये वज़ीर आला पंजाब होगा या होगी, तो ये इस बात की अलामत होगी कि बाकी सारे ओहदों के लिए अफराद का इंतखाब हो चुका होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ये बात, और ये दोनों आपस में जुड़े हुए भी है ना कि फेडरल में कौन हुकूमत किस तरह से बनाएगा, कौन सी पोजीशन किसकी तरफ जाएगी। जावेद साहब आपकी तरफ मैं आऊँगी, ये प्रेशर तो आवाम की तरफ से है भी और आवाम भी महसूस कर रही है। अब PTI का अगर हम जिक्र करें तो उन्होंने तो पहले ही अनाउंस कर दिया कि हम हुकूमत बनाएंगे, फिर उन्हें लगा कि जब नंबर पूरे नहीं हो रहे फिर थोड़ा सा बैक एंड पे गए, उसके बाद जब आज़ाद उम्मीदवारों ने साथ छोड़ना शुरू किया तो वो और थोड़ा सा बैकफुट पर चले गए। ये जो
अब आज़ाद उम्मीदवार पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, PMLN ज्वाइन कर रहे हैं और गवर्नमेंट में बैठना चाहते हैं, गवर्नमेंट के बेंचों पर बैठना चाहते हैं। इसकी इखलाकी पहलू इसका क्या है, क्योंकि आवाम तो बड़ा गम गुस्से का इजहार कर रही है इस बात पर। देखो, ये बेज़मीर लोगों के अपने ज़मीर की फ़रोख्त चंद टकों और छोटे से इक़्तिदार के लिए ये नौटंकी खेली जा रही है। बस ये खेल नौटंकी का है। यहाँ शोबदाबाजों का काम है। यहाँ तो हमेशा से जैसे ही इलेक्शन होता है इस तरह का नौटंकी का खेल शुरू हो जाता है, और जो शोबदाबाज हैं, मदारी हैं, कारीगर हैं, ये मैदान में आ जाते हैं, और जो ज़मीर फरोश लोग होते हैं जो अपने मफादात के लिए, अपने आप को छोटे छोटे मफादात के लिए अपने आप को फ़रोख्त करते हैं, वो मैदान में अपनी बोली लगवाते हैं। और ये तो ये वो लोग हैं कि आज 2024 का जो इलेक्शन हुआ है उन्होंने इससे कोई सबक नहीं सीखा है, क्योंकि 2024 का इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन था जिसमें एक ऐसी सियासी जमात जिससे आपने निशान लेकर उसके हाथ में चिमटा पकड़ा दिया, दूसरे के हाथ में लालटेन पकड़ा दी, किसी के हाथ में लैंप पकड़ा दिया, किसी के हाथ में सुई धागा पकड़ा दिया, किसी के हाथ में क्या मतलब जहेज का सामान पकड़ा दिया, सब्जियां भी पकड़ाई और सब्जियां तक पकड़ा दी। और उसका नतीजा अवाम के शऊर की हालत आप देखें, उनकी अक्ल और समझ को दाद देने को दिल करता है कि उन्होंने इसके बावजूद अपने पसंद के उम्मीदवारों को, अपने पसंद के नुमाइंदे चुने। ये जो कुछ हो रही है टोपी ड्रामा जो इस वक्त इस मुल्क में सजाया जा रहा है, खरीदो फरोख्त, ये सारा उस शऊर की तौहीन है। और मुझे ये नहीं समझ आता कि हम 2024 के इलेक्शन से क्यों नहीं हमने सबक सीखा। जावेद साहब, खरीदो फरोख्त कैसे? ये तो फिर ये तो अरसे से एक बात चली आ रही है, लेकिन जावेद साहब जब आप किसी चीज को प्रूव ना कर सके तो फिर खरीदो फरोख्त कैसे? आजाद हैसियत से लड़े वो, उनकी अपनी चॉइस है। मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन का जवाब दे दो जी। आज पाकिस्तान 140 अरब डॉलर के कर्जे के नीचे, आपकी इंडस्ट्री बंद है, बेरोजगारी का अरूज है, इन्फ्लेशन तारीखी तौर पर मुल्क चल नहीं सकता, कर्जों में इतनी है, टैक्स कलेक्शन है नहीं है। मुझे ये बताओ कि ये मेरा मुल्क बदहाल क्यों हुआ? आज से 20 साल पहले, एग्जैक्ट 10, 14, 16 साल पहले तो मेरे 33 अरब डॉलर कर्जे थे, आज मेरे 140 अरब डॉलर है। मेरा 100 अरब डॉलर किधर गया? मेरी गरीब आवाम का पैसा किधर गया? अब मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा, इसलिए कि हमारे पास सबूत नहीं है, चूंकि आपने भी मुझे ये कहा कि सबूत नहीं है। इस मुल्क में आज तक करप्शन के नाम पे हमने किसी को सजा दी? करप्शन के नाम पर इल्जामात बड़े लगाए, साबित नहीं कर सके ना। तो असल बात और असल फैक्ट वो है जो आप साबित कर सकें। जहां आपने साबित करना उधर हालत ये है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी की 40 सीटें उड़ाकर ले गए, और आपका जो निज़ाम है इलेक्शन कमीशन से लेकर अदालतों का निज़ाम है, अब आप देखिएगा वो उम्मीदवार बेचारे धक्के खाते रहेंगे। जब इस असेंबली की मियाद कंप्लीट होगी तब आपको पता चलेगा हाँ भाई ये गलतियां हुई हैं, ये अच्छाइयां। आप इसको किस तनाजुर में देखते हैं? जावेद साहब ने एक और बात कह दी, 40 सीटों के ऊपर कह दिया कि जी उनसे ले ली गई हैं और उनसे छीन कर किसी और को दे दी गई हैं। जल्दी से आपका इस पे कमेंट ले लेती हूँ, फिर मुझे ब्रेक की तरफ से। जो साहब ने अलीमा खान साहब की बात दोहराई है, तो वो किसी ने कहा था कि अगर इसी तरह से सीटें क्लेम करते रहे तो फिर ये अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान की सीटें भी इनके पास आ जाएंगी। बात ये है कि भी और अजमेरी ग्रुप की बात बड़ी सिंपल है, चल रही थी कि बाकी बसों ने भी अपनी सीटें दे दी हैं। बात बड़ी सादा सी है कि हाउस ट्रेडिंग एक गलत अमल है। आज़ाद अगर आप जीते हैं किसी पार्टी का नाम लेकर, पार्टी तो थी ना पीछे, तो अगर तो आप वाकई इंडिपेंडेंट जीते हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं, उनका मामला और है, इनको नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये अब की बात है, वो जब जहाज भर के आता था फिर कहते थे एक और विकेट गिरा दी, गलत था, अब एक और गलत था। आपका बड़ापन है, आज भी जहाज वाले राजा रियाज को ISI ने उठाकर जनाब वो पता कहाँ रखा था? वो कमरा में नहीं था, बहुत बड़ा पाइप था जहाँ रखा और उसके बाद एवन फील्ड में बरामद हुआ है, हर चीज के अंदर जाके राजा रियाज एवन फील्ड में बरामद हुआ है। ये बदअखलाकी हरकत
कई सालों से, कई दहाइयों से अगर हम कहें तो चलती आ रही है, लेकिन होनी नहीं चाहिए। और ख़ास तौर पर लाहौर से जब एक बड़ी विकेट गिरी और जिसने पीटीआई के वोट लिया, जिसने बाकायदा कॉर्नर मीटिंग्स में जाकर उस हल्के के लोगों के सामने कुरान पाक पर हल्फ उठाया कि मैं इमरान खान साहब के साथ खड़ा रहूंगा। वसीम कादर की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि आज सोशल मीडिया पे उनकी वो तमाम हलफ वाली वीडियोस जो हैं वो वायरल हुई हैं, लेकिन आज वो किसी और पार्टी के साथ जाकर खड़े हो गए। लीगली वो बाउंड नहीं थे, लेकिन इखलाक के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया, ज़मीर के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया। और जिन वोटर्स ने उस हल्के में, अगर उस पार्टी के तनाजुर में इनको वोट दिया है, तो उनके वोट के ऊपर ये जो पूरा सिनेरियो बना है, ये बड़ा, इसके ऊपर भी एक सवालिया निशान लग गया। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। अहम मुलाकातों का मैंने प्रोग्राम के शुरू में जिक्र किया, तो उस पर भी थोड़ी सी खबर भी ले लेते हैं, थोड़ा सा तज्जिया भी सुन लेते हैं, और हालात किस करवट बैठने वाले हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। जावेद साहब, आपसे बात हो रही थी ब्रेक पर जाने से पहले, इखलाकी इक़दार को हम साइड पे कर दें जब हमने सियासत को डिस्कस करना है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट लेकिन सिचुएशन ज़रूर एग्जिस्ट करती है हमारी पॉलिटिक्स में। जावेद साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगी। ये जो पूरा सिनेरियो बन रहा है, पीपल्स पार्टी नून लीग की मुलाकात, जो बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं, और बार बार ये बात की जा रही है कि जो फेडरल में होगा वही पंजाब में होगा, और जो पंजाब में डिसाइड होगा उसका पहला डिसीजन फेडरल के साथ लिंक्ड होगा। कुछ खबरें दें, कुछ बताएं, क्या आपस में मामला तय पा रहे हैं, क्या डील हो रही है? इस हवाले से अभी चीज़ें जो हैं इब्तदाई मरहले में हैं, और ज़्यादा इम्कान जो है वो यही है कि मुस्लिम लीग नून वफाक में हुकूमत बनाएगी। अगर पॉलिटिकली वो देखें तो इस वक्त जो पोजीशन उनको दरपेश है, और उनकी अपनी जो कारकर्दगी है, या उसे कह लें आप सुस्ती है, उसके बायस दरपेश है। कोई उन पर आसमान नहीं टूटा था। 2013 के बाद से जिस तरह की सियासत उन्होंने की, तरक्याती काम किए, सी पैक किया, सारा कुछ किया, लेकिन जो बाकी शोबे उन्होंने खाली छोड़े, उसका उन्हें नुकसान हुआ बहुत ज़्यादा। आवाम से रब्ता भी घटा। तो उन्हें तो पब्लिक के साथ अपने मामला ब्रिज करने के लिए ज़रूरत है कि वो सूबे में हुकूमत लेकर यहाँ पर काम करें और अवामी राब्ते मुहिम भी चलाएँ एक। लेकिन लगता यूँ है कि वफाक भी उनको दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ जब मैं कह रहा हूँ दिया जाएगा, तो ये चीज़ आप याद रखा करें कि यहाँ बहुत सारी चीज़ें जिसे हम समझ रहे होते हैं कि ये ऑप्शन है, वो ऑप्शन नहीं, वो मैंडेटरी हो जाती है। अच्छा, वो कहीं से कह दिया जाता है कि भाई आपने इधर आना है, तो वो इनकार कौन कर सकता है? चॉइस नहीं होती आपकी। नहीं, चॉइस नहीं होती उसमें। तो इस हवाले से हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि वो पार्टी के अंदर एक ही जगह भी आ जाए। मसलन नवाज शरीफ साहब कहें कि यार इन हालात में मैं तो ऐलान कर चुका हूँ कि मखलूत मैंडेट मिला तो मेरे लिए मुश्किल होगा फलां, तो मैं वो पीछे हूँ, आगे जो भी सूरत हाल है, और शहबाज शरीफ साहब चले जाएँ, तो ये एक सूरत हाल उसमें बन सकती है। अच्छा, तो ये मामला चल रहा है। पीपल्स पार्टी ने बिलावल साहब का नाम इसीलिए दिया था कि एक उसमें संजीदगी आए कि पीपल्स पार्टी कंटेंडर है, और वोटर तक तो ये पैगाम जाएगा ना पीपल्स पार्टी के, उनको तो बड़ा अच्छा जाएगा। देखा ना कितनी शानदार सियासत वो सिंध में करते हैं, उन्होंने अपना एक पूरा बेस में मजबूत रखा हुआ है, उसके बाद आगे निकल गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब वोटर तक ये पैगाम चला गया कि बिलावल साहब एक संजीदा तरीन उम्मीदवार हैं इस वक्त वजारत उज़्मा के लिए। वो नारा जो लगाते आ रहे थे, अब कर कला अगर ये ख्वाहिश पूरी नहीं होती पीपल्स पार्टी की, तो वो ये कह सकेंगे कि हमने तो आपकी तौक़ात के मुताबिक आखिरी दिन तक कोशिश की, लेकिन फिर वो जोड़ तोड़ नंबर गेम ऐसी हुई जिसकी वजह से कोई और आ गया, तो ये उनके लिए भी प्लस पॉइंट ही जाएगा इस बार, नेगेटिव नहीं जाएगा। इम्तिहान तो बहरहाल मुस्लिम लीग नून को दरपेश है। बिल्कुल सही, लेकिन विफाक एक बड़ा इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट, पूरे पाकिस्तान की गवर्नमेंट है। वजारत उज़्मा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोजीशन है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसका किसी भी मुल्क को चलाने के लिए। जावेद साहब, नवीद साहब कह रहे हैं कि उनको दी जा रही है और वो पीछे हट रहे हैं, क्या मतलब कोई लेना नहीं चाह रहा? ये बारियों की बात भी आ रही है कि 3 साल एक पार्टी कर लेगी। मैंने ये नहीं कहा कि हट रहे हैं, मैंने कहा वो उसमें प्लान अपना तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, प्लान तब्दील कर सकते हैं, वो तो मैंने राय दी है कि उनको नहीं लेनी चाहिए राय। ये जो बारियों वाली बात है, 3 साल 2 साल, जिसके नंबर ज़्यादा होंगे पहले 3 साल उसका वज़ीर आज़म होगा, इसमें कोई सदाकत है? जो सुबह से खबरें चल रही हैं और बताई जा रही हैं। 2-3 चीज़ें हमें पहले प्रिंसिपली एग्रीड कर लेनी चाहिए। अब 2024 में आपने देखा होगा दुनिया नेटफ्लिक्स पे सीज़न देखती है, अमेज़ॉन पे सीज़न देखती है, ठीक है। हमेशा सीज़न 2 उस वक्त आता है जब सीज़न 1 सक्सेसफुल होता है, और अल्लाह के फजल से पीडीएम का सीज़न 2 तब आ रहा है जब उनका पीडीएम सीज़न 1 फेल हो चुका था, ठीक है, पहली चीज़।
तो ये सबसे बड़ी पाकिस्तान की सियासत का डायलेमा है और बदकिस्मती है इस कौम की कि यहाँ नाकामी के बावजूद हम फिर भी सीज़न 2 लाना चाहते हैं जो पीडीएम की शक्ल में आना चाहता है। उसकी वजह क्या है? उसकी मेन वजह यह है कि पाकिस्तान की सियासत हमेशा से, चाहे कोई भी सियासी जमात हो, हमेशा ये कभी अवाम की वजह से नहीं हुई है। ये हमेशा ख्वाहिशात और मफादात के इर्द गिर्द चलती है। इसमें अवाम का इंटरेस्ट कहीं नहीं होता या मुल्क का इंटरेस्ट मुझे नहीं याद पड़ता किसी को मुल्क के इंटरेस्ट में, चाहे वो पीटीआई चेयरमैन है जब वो हुकूमत से जा रहे थे जो वो मईशत का खिलवाड़ करके गए थे और उसके बाद पीडीएम ने तो फर्दर खिलवाड़ किया ना, तो इसलिए कोई भी ऐसा मुझे सियासतदान नज़र नहीं आया माजी में पिछले 5-7 साल में जिसने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ ना किया हो। किसी ने ज़्यादा किया, किसी ने कम किया। अच्छा, अब आ जाते हैं कि ये जो बसात बिछाई जा रही है इसमें मफादात और ख्वाहिशात की तकमील कैसे होनी है। ठीक है, जनाब हमारे मोहतरम लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन से तशरीफ़ सिर्फ एक काम के लिए आए थे कि वो अपनी बेटी को अपनी जो पॉलिटिकल इनहेरिटेंस है, विरासत है, वो ट्रांसफ़र करने आए थे। इसके अलावा उनका कोई और ऑब्जेक्टिव नहीं था। इसलिए उन्होंने अपनी 40 साल सियासत पर कंप्रोमाइज़ करके जो इल्हाक किया, अपना जो इनकलाबी नारा था या वोट को इज़्ज़त दो का नारा था, उसको एक पॉकेट और दूसरी पॉकेट में डाल के मज़े से जी हजूरी करते हुए आए और उन्होंने इलेक्शन लड़ा और उसका नतीजा ये निकला जो उनकी उम्मीदों के अगेंस्ट गया कि उनको अब हुकूमत बना के दी जा रही है। ठीक है, अब मैं उस पर नहीं जाता कितनी सीटें कितनी हैं, बट बना के दी जा रही है। अब बंदर बांट में होना क्या है? होना ये है कि जरदारी साहब की ख्वाहिश है कि चूंकि वो अब उम्र के उस हिस्से में हैं जहां वो चाहते हैं कि उनका बेटा प्राइम मिनिस्टर बने और वो उसकी तरबियत करें। वो तरबियत के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, मुल्क की खिदमत के लिए नहीं बनाना चाहते। इसलिए ये कौम को ये बात भी समझ लेनी चाहिए। तो वो ये चाहते हैं, ये उधर उनकी ख्वाहिश है। दूसरी तरफ विरासत की ट्रांसफ़र है। तो जहाँ तक पाकिस्तान की फेडरल हुकूमत का ताल्लुक है वहाँ मामलात इतने गंभीर हैं। SIFC के आने के बाद किसी प्राइम मिनिस्टर के पास इतने इख्तियारात या पावर्स नहीं हैं कि उसका दिल करेगा सुबह उठेगा कहेगा जी बिजली कम कर दो, बिजली की कीमत कर दो, पेट्रोल कम कर दो, गैस की कीमतें कम कर दो। तो ऐसा नहीं होने वाला, ये कौम समझ ले। ये अब उनके अख्तियार में रहा ही नहीं है क्योंकि 5 साल के लिए आप बुक हैं IMF के साथ। तो इसलिए ये ख्वाहिशात की तकमील उधर होगी और इधर मरियम नवाज शरीफ साहबा को चीफ मिनिस्टरशिप मिल जाएगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ भी चाहते हैं कि जो इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट के हालात हैं, माशी हालात, उधर तो जिसने भी बैठना है सर, वो नारा उसने बदनामी लेनी है। आपने कहा कि बिलावल, जैसे नवीद साहब ने बड़ा ऑन द पॉइंट बात की कि बिलावल पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं फॉर प्राइम मिनिस्टरशिप और वो उसको अभी तक लेकर चल रहे हैं ताकि उनको फेस सेविंग भी मिल जाए और वो ये कह सके कि हम एंड तक डटे रहे। तो इधर से नून लीग ने भी तो नारा लगाया, चौथी बार वजीर आजम का नारा भी तो लगा नवाज शरीफ साहब के लिए। अब वो पिक्चर फ्रेम में ही नहीं है, वो उस नंबर गेम में ही नहीं है, पॉलिटिकल मॉरल अथॉरिटी लूज कर गया ना इस इलेक्शन में नून लीग। अच्छा, नून लीग तो सिंपल मेजॉरिटी तक नहीं ले सके। सिंपल मेजॉरिटी कोई भी पार्टी नहीं ले दी गई थी, कुछ भी नहीं कर सके। सर ये तासुर तो जाहिर हो गया ना, मॉरल अथॉरिटी लूज ये तासुर तो जाहिर हो गया कि प्लेट सजा कर दी गई थी या नहीं, क्योंकि वो खुद भी मुश्किलात में और खुद भी उन्हें समझ नहीं आई कि कौन सा नंबर कहां से किस तरह से पूरा हो रहा है। बहरहाल यहीं से हम कॉन्वर्सेशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे क्योंकि वज़ीर आला पंजाब का नाम अभी जैसे जावेद साहब कह रहे थे कि मरियम बीबी जो हैं वो एज CM पंजाब फेवरेबल हैं और उनका नाम बार बार ज़ेर बहस भी आ रहा है। तो इसमें क्या सदाकत है और किस हद तक ये मामला जो हैं वो पंजाब के लिए बेहतर हो सकेंगे, इस पर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जो ऑफ एयर बातें हो रही होती हैं यकीन जाने बड़ी मज़े की होती हैं और आखिरी जो बात मुझे अभी जावेद साहब ने की ना तो ना करो, वो इतने आराम से उन्होंने कह दिया कि मेरी हंसी भी निकल गई कि इतना आसान नहीं होता जो चीज़ें कह दी जाती हैं। और मेरे ख्याल से यही कुछ हमारी सियासत में भी चल रहा है। चौधरी साहब, हम वापस आते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन की तरफ और जो सियासी बहस चल रही है, जो हमारे घरों में बैठे लोगों के ड्राइंग रूम्स में भी चल रही है, गली में इकट्ठे हुए कुछ लोग दोस्त यार भी आपस में बात कर रहे हैं,
हैं, सोशल मीडिया खोल लें तो उसके ऊपर भी ये बात चल रही है। तो सब ये जो वज़ारत आला के लिए नाम मरियम बीबी का आ रहा है और बहुत कन्फर्म ज़राए से ये कन्फर्म हो रहा है कि वही एज़ वज़ीर आला पंजाब आएंगी, कैसा देख रहे हैं आप इस डिसीजन को? जी, नाम तो उन्हीं का सामने आ रहा है और जब तक हतमी सूरत में सामने ना आ जाए उस वक्त तक कुछ ज़्यादा ठोस तबसरा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर हम एज्यूम कर लेते हैं हाँ, लेट्स से तो हम assume कर उसमें लेते हैं। दो चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। पहली बात तो ये है कि मुस्लिम लीग नून को सिर्फ पंजाब में हुकूमत की ज़रूरत नहीं इस वक्त, उनको अपनी पार्टी की रिस्ट्रक्चरिंग हर सूरत करना होगी उसके, और सियासी पार्टी के जितने भी शोबे होते हैं ना, कंपोनेंट्स कह लें, उनको बाकायदा क्रिएट करना होगा, क्योंकि वो फना हो चुके हैं। ये नहीं कहना होगा कि उसको आगे चलाना, क्रिएट करना होगा। और अगर उनकी गलतियां गिनाना शुरू करें तो पूरी एक लाइन है, बेशुमार काम ऐसे हैं जो वसाइल इस्तेमाल किए बगैर हो जाते हैं, उन्होंने वो भी छोड़ रखे हैं। तो ये चीज़ बड़ी उनके लिए ख़तरनाक साबित हुई। मसलन मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग नून का अपने कारकुनों से कोई रब्ता नहीं है। उनके जो यूसी चेयरमैन रहे हैं, बलदियाती इदारों को जिस तरह से उन्होंने ख़राब किया शहबाज शरीफ साहब के दौर में, वो एक अलग तमाशा बन गया। तो ये पार्टी के लिए भी उनको काम करना होगा। अच्छा, अब आते हैं मरीम साहबा की तरफ। मरीम साहबा ने वाला साहब की गिरफ्तारी के बाद जिस जुर्रतमंदी के साथ एक कैंपेन चलाई, वो एक पहलू है। इससे पहले जब उनके वाला साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने, क्योंकि जो सारा अटैक एस्टैब्लिशमेंट ने उन पर किया था, खुल के बात करें, एस्टैब्लिशमेंट ने किया था। इमरान खान तो उनका टूल था, अब गले पड़ गया, सीधी सी बात है, ये होता ही है। अल्ताफ़ साहब ने थोड़ा नचाया था इनको, तो अब यहाँ से ये भी नचाएगा, या नचाएगा जब तक है हिम्मत। बात यह है कि जब एस्टैब्लिशमेंट अटैक कर रही थी हुकूमत के ऊपर और अजीब व गरीब खबरें चलती थी कि वज़ीर आज़म भाग गया, सोने से भरे हुए जो हैं वो टैची जो है हेलीकॉप्टर के जरिए मुंतकिल कर दी, तो मीडिया सेल मरियम चला रही थी और इतना मौसर चला रही थी कि वहाँ तपिश फील हो रही थी। वो कहते थे कि यार देखो ये क्या कर रही है मीडिया और सोशल मीडिया में तो खैर एमक्यूएम आ गए थे उस वक्त भी। तो ये सारा मामला उन्होंने मैनेज किया, फिर हुकूमत का मामला भी देखे। अब यहाँ आम आदमी को रिलीफ देने की बात आएगी। रिलीफ देना ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत का काम है, आप गवर्नेंस के जरिए दे सकते हैं, लेकिन अगर आप हिम्मत करें, अपने कारकुनों को एक्टिवेट करें और अच्छी गवर्नेंस का मुजाहरा करें, तो महदूद बजट के अंदर भी आप एक अच्छी हुकूमत देने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन उतना ही बड़ा चैलेंज जो है ना, वो ये है कि पार्टी की रिस्ट्रक्चरिंग। तो मेरे ख्याल में मरियम साहिबा से ज़्यादा अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल कर लेंगी। देखें, शुरू में हमें लगता है कि ये बंदा जज्बाती है, जाएगा तो शायद कोई लड़ाई भड़ाई होगी, कोई गुस्सा होगा। होता यूँ है, जब आप मौका देते हैं ना तो वो सीख जाता है। मैंने जब ये हुकूमत अदम एतमाद के बाद गई है, फिर ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून हारी, सूबाई असम्बली के जो इलेक्शन हुए, तो मैंने एक छोटा सा वीलॉग किया था, उसमें मैंने ये कहा था कि नवाज शरीफ साहब थोड़ा से इस पर गौर करें, हालात बदल गए हैं। आप पार्टी की सरबराही मरीम साहिबा को या शाहिद खान नवाज़ साहब को दे दें, ताकि उन्होंने जो साल दो साल में जो भी गलतियां करनी हैं, कुछ अंकल्स को निकालना है, कुछ एक आध ऐसा बयान देना है जो ऑकवर्ड हो, वो कर लें। अल्टीमेट वो सीख जाएं और 2 साल के बाद आपकी पार्टी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे हो। लेकिन ज़ाहिर है यहाँ कौन सुनता है, हम तो तजिया कर रहे हैं। लेकिन ये नवीद साहब, उन्होंने तंजीम साजी पे भी बड़ा फोकस किया। सोशल मीडिया की प्रेजेंस ज़ीरो थी नून लीग की, ऑल्दो अभी भी उसमें बहुत खामियां हैं। और अगर हम पीटीआई के कंपैरिजन में देखें, जो सोशल मीडिया पे बयानियां बना लेते हैं, उसमें नून लीग अभी बहुत पीछे है सर। नहीं, वो लतीफ़ा, लेकिन उसके बावजूद जी परसों उन्होंने, उनके जो हेड हैं सोशल मीडिया के, उन्होंने एक रीट पोस्ट किया हुआ था, जिसे रीट्वीट कहते हैं करना, वो उन्हीं के खिलाफ था। तो यही बात है ना, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेजेंस तो शो करना शुरू कर दी, वरना तो बिल्कुल ही मंजर आम से गायब थे। नहीं, करना चाहे तो क्या नहीं होता, आप करना चाहे तो। जावेद साहब उनके जिनका ये जिक्र कर रहे हैं, उन्हीं की एक ट्वीट के ऊपर किसी ने जवाब दिया हुआ था और लिखा हुआ था, लगता है इन्होंने नेट पैकेज करा लिया है, जो 2 दिन बाद इनको ख्याल आ गया कि हमने ट्विटर पर अपनी प्रेजेंस भी शो करनी है। तो सोशल मीडिया, मैं ये नहीं कह रही कि आप उसी के ऊपर आ जाएं, बिल्कुल ही उसी के ऊपर अपना नैरेटिव बना लें, लेकिन आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि उसकी प्रेजेंस बड़ी ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट होती है। देखो, ये चीज़ें उस वक्त सूदमंद होती हैं जब कुछ चीज़ें प्रिंसिपली आप कर रहे हो जो डायरेक्ट आवाम को महसूस हो रही हो, या जो आवाम के कंसर्न होते हैं, आप पहले उनको एड्रेस करके उसके बाद आप थ्रू सोशल मीडिया या थ्रू अपनी जो पार्टी तंजीमें हैं उसके ज़रिए जब आवाम तक पहुँचे, तब वो मुस्तफ़ीद होती हैं। मैं उसकी मिसाल देता हूँ। एक होती है एक्सटर्नल चेंज, एक होती है इंटरनल चेंज। हमेशा कोई भी बिजनेस हो, कोई भी घर हो, कोई भी चीज़ हो, अगर एक्सटर्नल हालात
चीज़ें तब्दील हो रही हैं और आप इंटरनली तब्दील नहीं करते तो आप जो मर्जी फिर कर लें, सोशल मीडिया कर लें, तंजीम साजियाँ कर लें, नाम बदल लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आप एक्सटर्नल तब्दीलियों के साथ इंटरनल तब्दीलियां नहीं लाते। ठीक है, सोचने की बात क्या है कि ये यंग जनरेशन, ये कौम क्या सोच रही है जिसने 2024 में वोट का इजहार किया जी। वो सोच रही है कि इस मुल्क में पॉलिटिकल कारपोरेट कंपनीज नहीं होनी चाहिए। वो ये सोच रही है कि ये बंदर बांट नहीं होनी चाहिए। हवस इक़्तिदार के लिए एक दूसरे के साथ मिलके कुछ दो और कुछ लो की पॉलिसी के तहत सिर्फ लालच की बुनियाद पर आप इकट्ठे नहीं होना चाहिए। हमारे लिए कुछ करो, अवाम अपने लिए मांगती है, आप वो सोच के वही अपनी पॉलिटिकल कारपोरेट कंपनी की ग्रोथ के लिए कि मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर होंगी, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होंगे 3 साल के लिए। सीटें तो नहीं है ना, मेजॉरिटी नंबर तो उन्हीं की मेजॉरिटी है। मैं ये नहीं कह रहा मेजॉरिटी नहीं है, जैसी तैसी भी है मेजॉरिटी, मैं मान रहा हूं उस मेजॉरिटी का, लेकिन क्या इस पॉलिटिकल पार्टी में इनके अलावा कोई भी नहीं है? कोई कारकुन नहीं है। अगर एक सेकंड अब ये जानशीनी जो है ना, ये जानशीनी किस चीज की जानशीनी? नहीं, अगर भुट्टो साहब की पार्टी बेनजीर साहब की होती है, बेनजीर साहब ना लेती तो पार्टी खत्म हो जाती। ये पॉलिटिकल कारपोरेट कंपनीज हैं, ये भी अपना अपने बिजनेस को। यहाँ भी तो पिंकी पीर नहीं चलाती रही है, पिंकी पीर नहीं चलाती रही है पूरी पार्टी, गोगी चलाती रही है। जो गोगी पार्टी चला रही है वो क्या था? कारपोरेट कल्चर नहीं था, गोगी और आवाम सोच रही है उससे कुछ नहीं सोचा। आप किसी एक को एक्सक्लूड नहीं कर सकते ना, पिंकी चलाती रही है जी पूरी। आप कहेंगे पीटीआई में भी करप्शन थी, आप कहेंगे वहां भी। अच्छा दूसरा एक सेकंड, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान के किस रिश्तेदार को टिकट दिया बताएं? किसी एक को? आपने तो अपनी पूरे खानदान को टिकट बांटी है। मेरा मैं जो ये क्रिटिसिज्म कर रहा हूं, मैं ये बात करने का मकसद है वी शुड लर्न इट कि ये कौम अब ये चीज बाय करने के लिए तैयार नहीं है। वही वाली बात कर रहे हैं आप कि मॉरिशस सियासत तो आप देखें ना, फिर ये तो फिर हर प्रोफेशन में होता है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर भी होता है, एक आर्मी ऑफिसर का बेटा भी आर्मी में चला जाता है, एक जर्नलिस्ट की बेटी भी आपके सामने मिसाल बैठी हुई है। मुझे बताओ कि इन पॉलिटिकल पार्टीज में कौन सी जमहूरियत सर? अच्छा चलिए इस बहस को हम आगे एक लिस्ट आती है, फलां प्रेसिडेंट फलां। एक सेकंड सिमल, एक लिस्ट दी जाती है पूरी पार्टी को कि ये सदर होंगे, ये सीनियर नायब सदर होंगे, ये जनरल सेक्रेटरी होंगे। जावेद साहब एटलीस्ट वो अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लेते हैं, वो चाहे फीस भरने के डॉक्यूमेंट्स हो या अनअपोज्ड उसको एक्सेप्ट करने की हो। बात का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। सर जब किसी पार्टी के पास डॉक्यूमेंट्स ना हो ना और बल्ला छिल जाए तो फिर कहा जाता है जबरदस्ती हो गया। बहरहाल जी गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ मुझे जाना है। सर मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कभी गर्मा गर्मी का माहौल ऐसा हो जाता है कि बहसो तकरार बहुत आगे तक चली जाती है और टाइम का अंदाज़ा नहीं होता, तो वक्त हमारे पास कम है और मैं वापस अपने सवाल की तरफ आऊँगी। सर मैं चाहूँगी कि कंक्लूजन की तरफ हम चलें अगर, और कंक्लूडिंग कमेंट्स अगर शामिल कर लें। और सवाल मेरा वही है जो हर लाहौरी जानना चाहता है और पूछना चाहता है। नबी साहब सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगी मैं। मरियम साहिबा एज सीएम पंजाब का फ्यूचर क्या देखते हैं अगर ये डिसीजन फाइनल होकर अनाउंस हो जाता है तो? देखिए मरियम साहिबा ने अपने वालिद के और अपने चचा के जो तरक्याती मंसूबे हैं और पाकिस्तान की मईशत के वाले से जो इक़दाम हैं वो अपनी आंखों से देख रखे हैं। बहुत सारी चीज़ें उनके मौजूदगी में हुई हैं, तो ये तो लर्निंग हो गई। दूसरा है कि निडर होना, ये भी साबित हो गया। हमने देखा मरियम साहिबा को पॉलिटिक्स करते हुए कि वो एक निडर पॉलिटिशियन है, ये लाजमी हमारा ये वस्फ होता है। बिल्कुल सही, नो डाउट। फिर ये है कि क्राउड पुलर भी हैं। अब जिस वक्त वो अपनी प्रिज्मेटिक और प्रेजेंटेबल भी है सर, कोई पार्टी तो इसको बड़ा वो फन और खूबी समझती है तो वो भी ऐड कर लेते हैं। जी वो भी यही मैंने कह दिया, क्राउड पुलर होगी तो वो धारा प्रिज्मा भी आ गया जी। अब बात ये है कि हुकूमत अच्छी करनी है, उन्होंने ये उनकी जिम्मेदारी है, उसके लिए एक टीम बनानी पड़ेगी, फिर टीम को साथ लेके चलना है। ये भी मिसाल सामने है ना उस टीम को। बिल्कुल सही। अच्छा उस टीम को साथ लेके चलते हुए करना सिर्फ इतना है इन्होंने, मुझे तो ये कर लेंगी। शहबाज साहब बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर थे, लेकिन उनका मसला ये था कि वो कारकुनों को या पार्टी अहदेदारों को लिफ्ट नहीं कराते थे, एमएनएस को नहीं, वुज़रा को नहीं। वो कहते थे चीफ सेक्रेटरी और मैं और होम सेक्रेटरी, मैं और सेक्रेटरी हेल्थ। तो ये चीज़ नहीं होगी, आपने अपनी पार्टी के लोगों को भी साथ लेके चलना है, अरकान असेंबली को, वजीर तो ज़ाहिर आपके दस्तो बाजू होंगे, और फिर हुकूमती मशीनरी को। ये काम अगर करने में वो कामयाब हो गई तो फिर उनकी सियासत भी चमकेगी
और बतौर वज़ीर आला भी एक अच्छा दौर हम देख सकेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आई कम्प्लीटली अग्री विद यू। लेकिन जावेद साहब जो है ना वो धीमे मिजाज से हंस रहे हैं, मुझे लग रहा है वो कुछ और कहने वाले हैं। सर सेम क्वेश्चन गोज टू यू। मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा के सामने जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल होगा वो होगा जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून का डाउनफॉल है, कि इस डाउनफॉल से पार्टी को दोबारा कैसे उठाया जाए। और उसमें जो 3-4 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी जिसकी तरफ मेरा ख्याल है उनको तवज्जो देनी पड़ेगी। एंड बिगेस्ट थिंग वुड बी द गवर्नेंस का जो रोल मॉडल इस दफ़ा मोहसिन नकवी साहब ने सेट किया है पंजाब के अंदर। मैं ये नहीं कि वो मेरे जानने वाले हैं, लेकिन अगर आवाम से उसकी राय ली जाए तो जो उन्होंने मॉडल सेट किया है, मैं समझता हूँ कि इसको क्रॉस करना अब इतना मुश्किल ही होगा उनके लिए। तो ये एक रोल मॉडल के तौर पे उनके पास स्टैंडर्ड सेट हैं, तो इसको लेके चलना है। अगर वो नहीं करेंगी तो आवाम ने उनको गले से पकड़ लेना है। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो उनके अंदर लोगों के माइंड सेट बना हुआ है एरोगेंस का, और दूसरा माइंडसेट बना हुआ है पॉलिटिकल इमेच्योरिटी का। मैं ये समझता हूँ ये दो चीज़ें, ये जो उनकी अगर कमजोरियां हैं तो उनको उसको भी रिकवर करना है, क्योंकि पंजाब के अंदर उनके जो सीनियर पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको कैसे साथ लेकर चलना है। जो आधे नाराज़ हैं और आधे खुश हैं उनको कैसे आगे लेके चलना है। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ जो होते हैं कारकुन, पॉलिटिकल कारकुन को कैसे दोबारा एनर्जाइज करना है कि जो मुस्लिम लीग नून आज से 10-20 साल पहले थी उसको दोबारा कैसे उन्हीं फुटिंग पर लाना पड़ेगा। ये इतने, और इसमें मुश्किल कुछ नहीं है। अगर मोहसिन नकवी 1.5 साल में ये काम कर सकते हैं, और बिल्कुल छोटी सी काबीना के साथ, और छोटी सी काबीना का यही चीज है ना, तो डिलीवर किया जा सकता है। और दूसरी चीज वो तो हमें पहले हफ्ते में ही पता चल जाएगा कि वो किस किस्म का आगे हुकूमत चलाएंगी जब हम उनकी काबीना देखेंगे। अगर उनकी काबीना वही होगी सारों को खुश करने के लिए 30, 40, 50, तो फिर अल्लाह खैर सलाह। क्योंकि इनके चचा ने माशाल्लाह 80 रुकनी काबीना बनाई थी। बिल्कुल सही। और जब वो इवन पंजाब में थे तब भी 38-40 का नंबर जाता था, लेकिन बुज़दार साहब की भी काबीना छोटी नहीं थी। बहरहाल जी असर यही हुआ ना, सबका असर यही हुआ। बहरहाल जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे साथ मौजूद। तो बिल्कुल ठीक है कि कुछ टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे अगर एज वो सीएम आ जाती हैं, लेकिन मेरी फेमिनिस्ट साइड जो है वो कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट जरूर करती है कि शी विल बी द फर्स्ट सीएम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो आई वुड लाइक टू सी दैट कि किस तरह से वो लेकर चलती हैं इसको। बहरहाल जी आपसे इजाजत चाहूंगी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।